हेलो दोस्तों, दर्द भरी हिंदी कहानियाँ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले यदि आपको यह कहानी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देर के भी कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत देर से कोई बस नहीं आई। मैं खड़े खड़े उकता गई। एक अजीब सी सुस्ती ने मुझे घेर लिया। मेरे आसपास लोग खड़े थे, बातें कर रहे थे, कुछ इधर उधर विचर रहे थे। मैं उन सबसे निर्विकार अपने अकेलेपन से जूझ रही थी। निगाह तो जिधर से बस आ रही थी उधर चिपक सी गई थी। मन में एक प्रश्न यह भी उठ रहा था कि मैं जा क्यों रही हूँ। न अम्मा न बाबूजी, कोई भी तो मेरा इंतजार नहीं कर रहा है। तो क्या लौट जाऊं? पर यहाँ अकेले कमरे में क्या करूंगी? होली का त्योहार है, अलमारी ठीक कर लूंगी। कपड़े धोकर प्रेस करने का समय मिल जाएगा। 4 दिनों की छुट्टी है, समय ही समय है। सब अपने घर परिवार में होली मना रहे होंगे। किसी की यहाँ जाना भी अजीब लगेगा। नहीं, चली ही जाती हूँ। क्या देहरादून जाऊँ मनीषा के पास? एकाएक मन मनीषा के पास जाने के लिए मचल उठा। मनीषा मेरी प्यारी सखी, हमारी ज्वाइनिंग एक ही दिन की है। दोनों ने पढ़ाई पूरी ही की थी कि लोक सेवा आयोग से सीधी भर्ती तहत हम इंटर कॉलेज में प्रवक्ता पद पर नियुक्त हो गए। प्रथम तैनाती अल्मोड़ा में मिली। अल्मोड़ा एक सुंदर पहाड़ी शहर है जहाँ कस्बाई संस्कृति की चुलबुलाहट है। सुंदर आबो हवा, रमणीक पर्यटन स्थल, खूबसूरत मंदिर, आकार बदलते झरने, उपनिवेश राज की समृद्धि चिन्ह और भी बहुत कुछ। खिली धूप और खुली हवा। ठंडा है किंतु घुटा हुआ नहीं। मैदानी क्षेत्रों की न धुंध न कोहरा। सब कुछ स्वच्छ निर्मल। जल्दी हमारा मन वहाँ रम गया। दोनों पढ़ने वाले थे, शीघ्र ही हमारी दोस्ती परवान चढ़ने लगी। साथ भोजन करने से खाने का रस बना रहता। पहाड़ी जगह, सीधे सरल जन, रंग बदलते मौसम, रसीले फल और शाम को टहलना। सेहत तो बनी ही थी। स्कूल की बंधी बंधाई दिनचर्या के उपरांत कुछ शॉपिंग, कुछ बतियाना स्फूर्ति पूर्वक लगता था। अन्यथा स्कूल का माहौल बाप रे। एडमिशन, टाइम टेबल, लगातार वादन, होमवर्क, यूनिट टेस्ट, छमाही, सालाना कॉपियाँ, रिजल्ट, प्रतियोगिता, बोर्ड परीक्षा, गृह परीक्षा, प्रैक्टिकल्स, उफ कहीं कुछ चूक ना हो जाए तो दुनिया भर की फजीहत। इन सब के बाद 1.25 महीने की गर्मियों की छुट्टी। अधिकांश उड़ जाते अपने अस्थायी बसेरों की ओर। मैं भी अल्मोड़ा के शीतल मनोहारी वायुमंडल को त्याग तपते आगरा में अम्मा बाबूजी के शीतल छांव में जाने को बेताब रहती। अम्मा बाबूजी की दवा, खुराक, सामाजिक व्यवहार, कपड़ों की खरीदारी में कब ग्रीष्म अवकाश फुर हो जाता कुछ पता ही नहीं चलता। आते आते भी मैं जल्दी आऊंगी कहकर ही निकल पाती। बीच में कुछ दिन देहरादून में दीदी और जीजाजी के पास रहती। वे भी इंतजार सा करते रहते। दीदी कमजोर थी, 3 बच्चे छोटे छोटे। किसी भी जरूरत पर मुझे जाना पड़ता था। मेरे बार बार चक्कर काटने से मनीषा खींच जाती। एक दिन तो फट पड़ी, गजब की ठंड थी। पहाड़ियाँ बर्फ से लकदक हो गई थी। रुक रुक कर होती बारिश ने सबके घरों में रहने को मजबूर सा कर दिया था। बर्फीली हवा ने पूरी वादी को अपने आगोश में ले लिया था। मैं छुट्टी की एप्लीकेशन और लैब की चाबी लिए मनीषा की घर की ओर चल दी। दरवाजा खटखटाया, कुछ देर यूं ही खड़ी रही। मनीषा को आने में समय लगा। बिस्तर में रही होगी, हाथ में बैग देखते ही बोली, इस मौसम में इतनी ठंड में चिड़िया भी घोंसले में दुबकी है और एक तू है जो बर्फीली हवा की तरह बेचैन है। देहरादून से जीजाजी का फोन आया है। आंसू को चोट लग गई है, शायद ऑपरेशन करना पड़े। तेरे तो कई ऑपरेशन कर दिए इस बुलावे ने। मनीषा ने बात पूरी सुने बिना जिस विद्रुपता से मेरे हाथ से चाबी और एप्लीकेशन झपट कर दरवाजा खटाक से बंद किया। बरसों बाद भी उसका कसैलापन धमनियों में बहते खून में तीरने लगता है। मनीषा की बात से नहीं, आंसू के व्यवहार से। पिछली बार जब मैं उबाऊ और मेले सफर के बाद देहरादून पहुंची तो बड़ी देर तक आंसू और बहू मिलने नहीं आए। आंसू के मुख से निकले वाक्य, मौसी फिर आ गई है, ने अनायास मुझसे मेरा साक्षात्कार करा दिया। ऐसा नहीं था कि उनकी आंखों में धूमिल होती प्रसन्नता की चमक और लुप्त होते उत्साह में महसूस नहीं कर रही थी, किंतु मैं अपने भ्रमजाल से बाहर ही नहीं आ पा रही थी। सब कुछ बदल रहा था, केवल मैं ही रुकी हुई थी। मनीषा ठीक कहती थी, निकल इस व्यामोह से। सबकी अपनी जिंदगी है, किसी को तेरी जरूरत नहीं, सब फायदा उठा रहे हैं। अपनी सुध ले। मुझे बेचैनी से होने लगी। बैग से पानी की बोतल निकाली, कुछ घूंट पी लिए। इस बीच एक बस आई थी, ठठाठस भरी थी। मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं पाई। लोग सरकती बस में लटकते चिपकते और चलते चले गए। धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि अम्मा बाबूजी की मुझ पर निर्भरता बढ़ती जा रही थी।
वे हर चीज़ के लिए मेरी राह देखने लगे। मुझे गर्व होने लगा अपने लंबे भाइयों का कद छोटा होते देख। उनको यह जताने में मुझे पुलक का अनुभव होने लगा कि मेरे रहते हुए अम्मा बाबूजी को किसी बात की कोई कमी नहीं है। उन्हें बेटों की कोई दरकार नहीं। भाई भतीजे कुछ खिंचे खिंचे रहने लगे थे। भाभियाँ कुछ ज़्यादा चुप हो गई। पर मैंने कब परवाह की। बीच बीच में बाबूजी मुझे इशारा करते थे, परंतु मैंने बात को छूने की कभी कोशिश ही नहीं की। आज अम्मा बाबूजी नहीं है। बादलों का वह झुंड टुकड़े टुकड़े हो गया जिसे मैंने श्वासा समझ लिया था। पहले बाबूजी गए। 93 वर्ष की उम्र में भरे पूरे परिवार के बीच जब उनकी आरती उठी तो सबने उन्हें अच्छा कहा। उसी कोलाहल में एक दबा स्वर यह भी उभरा कि बेटी को अनब्याह छोड़ गए। कोई और समय होता तो मैं उस शख्स से भिड़ जाती, पर अब लगता है अम्मा बाबूजी बुजुर्ग हो गए थे किंतु असहाय नहीं थे। उन्होंने मेरे रिश्ते की सरगर्मी कभी नहीं दिखाई। जैसे उन्होंने यह मान लिया था कि मैं विवाह करूंगी ही नहीं। मेरी समवयस्का सखी मनीषा के घर से जब तब उसके रिश्ते के प्रस्ताव आते रहते। एक रोमानियत उसकी आंखों में तैरने लगी थी। बोलती तो जैसे परागन झर रहे हो। चेहरे का आकर्षण दिन पर दिन बढ़ने लगा था। वह मुझसे बहुत कुछ कहना चाहती थी, पर मेरे लिए तो जैसे वो लोग था ही नहीं। आखिर वह मुझसे झिटक गई और अकेले ही अपने कल्पना लोक में विचरने लगी। फिर एकाएक एक दिन उसने मेरे हाथ में अपनी शादी का कार्ड रख दिया। शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। मैं पंक्ति को पढ़ती जाती और अर्थ ढूंढती जाती। मनीषा खींच गई। मेरी शादी है, फुर्सत मिले तो आ जाना। मैं आज जा रही हूँ। मैं उसे देखती रह गई। शादी के बाद मनीषा वर्ष भर जहाँ और रही। उसके पति सुमित ने पूरा जोर लगा दिया उसका देहरादून तबादला कराने में। सुमित वहाँ सर्वे ऑफ इंडिया में अधिकारी थे। कोशिश करते करते भी साल भर लग गया। इस बीच वे मनीषा के पास यहाँ आते रहे। जब सुमित यहाँ आते तो मेरी एक सीमा रेखा खींच जाती, परंतु मनीषा मेरा पहले से भी अधिक ख्याल रखने लगती। कोशिश करती कि मैं खाना अकेले न बनाऊं। मैं न जाती तो खाना पहुंचा देती। बहुत मना करती तो दाल सब्जी तो जरूर दे जाती। सुमित के स्वभाव में गंभीरता दिखती थी, इसलिए मिलने से बचती रही। लेकिन इस गंभीरता के नीचे सहृदयता की निर्मल धारा बह रही है। यह धीरे धीरे पता चला। अपने आप बेझिझक कम होती चली गई और उनमें मुझे एक शुभचिंतक नजर आने लगा। इसी दौरान सुमित ने मुझे अविनाश के बारे में बताया, जो उन्हीं के ऑफिस में देहरादून में कार्यरत था। एक सरकारी कार्य के बहाने उसे अल्मोड़ा बुलाकर मेरी मुलाकात भी करा दी। अविनाश ने मुझे आकर्षित किया, अपने प्रति भी उसकी रुचि अनुभव की। सुमित और मनीषा के दाम्पत्य के श्रृंगार का सौंदर्य देख चुकी थी। मैं विवाह के लिए उत्कंठित हो गई। मनीषा का भी आग्रह बढ़ता गया। कई प्रकार से वह मुझे समझाती, अम्मा बाबूजी हमेशा नहीं रहेंगे, फिर वे अपना जीवन जी चुके हैं। बबीता तो बाद में पछताएगी। सोच ले, ठीक है, अम्मा बाबूजी को मैं नहीं छोड़ पाऊंगी, पर इस संबंध में तुम मेरे जीजा जी से बात करो। मैंने अप्रत्यक्ष रूप से अपनी स्वीकृति दे दी। मनीषा हर्षित हो गई, जैसे उसे कोई खुशी मिल गई हो। तुरंत उसने सुमित की जीजा जी से बात करा दी। जीजा जी ने जिस उखड़ेपन से बात की वह सुमित के उत्साह को छिन्न करने के लिए काफी थी। वह बात नहीं थी, कटाक्ष था। अच्छा, तो हमारी सालिक के रिश्ते की बातें इतनी सार्वजनिक हो गई है। आप उसकी कलीग्स मनीषा के पति बोल रहे हैं ना। किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। घर में बबीता के बहुत हितैषी हैं। मनीषा अपने पति के अपमान से तिलमिला गई। रोमांसी हो कहने लगी, बबीता, तेरे जीजाजी कभी तेरी शादी नहीं होने देंगे। अम्मा बाबूजी के बस की बात नहीं, और भाइयों की हद से तू निकल चुकी है। तुझे स्वयं फैसला लेना होगा। पर मैं तो अपने बारे में कभी फैसला ले ही नहीं पाई। धीरे धीरे बात काल के गर्भ में समा गई। सुमित और मनीषा ने फिर कभी मेरे रिश्ते की बात नहीं की, पर हाँ, उन्होंने मुझे देहरादून में जमीन या फ्लैट खरीदने को दो एक बार अवश्य कहा। बबीता, जमीन के दाम बढ़ते जा रहे हैं। तू समय रहते देहरादून में अपना मकान पक्का कर ले। अपना ठिकाना तो होना चाहिए। मैं चौंक गई। और मकान? मैं पलटकर बोली, देहरादून में मेरे दीदी जिया जी हैं। एक जीजा जी सहारनपुर में हैं। मेरे लिए मकानों की कमी नहीं है। अब सब कुछ मेरी आंखों के सामने है। पिछली बार देहरादून गई तो सीधे मनीषा के पास चली गई थी। मनीषा प्रसन्न हुई, उसे अधिक हैरान। उसके दो सुंदर बच्चे हमेशा की तरह मुझसे चिपक गए। उनके लिए जो लाई थी उन्हें पकड़ा दिया। मनीषा बिगड़ी, मैं चुप रही। मनीषा कुछ ढूंढने लगी। बच्चों को लॉन में खेलने भेज दिया।
बबीता कुछ परेशान लग रही है, सब ठीक है ना? मेरा गला भर आया। स्वयं पर दया आने का यह विचित्र अनुभव था। शब्द नहीं निकल पाए। मनीषा पानी ले आई। अच्छा पहले पानी पी ले, थोड़ा आराम कर ले, कहकर मनीषा रसोई की ओर जाने लगी। मैंने रोक दिया। मनीषा सुमित से कहना कि मेरे लिए कोई छोटा सा फ्लैट देख ले। मनीषा फट पड़ी। अब आया तुझे होश? जब पहले कहा था कि अपने लिए मकान देख ले, तब तो तूने कहा था कि मेरे बहुत सारे मकान हैं। कहाँ गए वे सारे मकान? अब याद आ रही है मकान खरीदने की, वह भी देहरादून में। मनीषा और उसके पति ने मकान ढूंढने की कवायद शुरू कर दी। जमीन भी देखी। जमीन शहर से बहुत दूर थी। अकेली प्रौढ़ा के लिए ठीक नहीं लगा और शहर में फ्लैट बहुत महंगे थे। धीरे धीरे दोनों चीजें मेरी पहुंच से बहुत दूर चली गई। अब अम्मा भी नहीं रही। बाबूजी के जाने के 6 वर्ष बाद अम्मा भी छोड़कर चली गई। ऐसा लगने लगा कि जैसे मेरे जीवन का उद्देश्य ही खत्म हो गया। अब कहाँ जाऊँ? सचमुच एक व्यामोह में कैद थी मैं। अब भ्रम टूटा तो 52 वर्ष की फिसलती उम्र के साथ अकेली खड़ी हो। भीड़ में कुछ हलचल हुई। शायद कोई बस आ रही है। बैग संभाल लिए बस आ गई। रेले में मैं भी यंत्रवत सी बस में चढ़ गई। मंजिल हो ना हो, सफ़र तो है ही। दोस्तों यदि आपको कहानी पसंद आई तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपने विचार जरूर बताएं। ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनने और पढ़ने के लिए हमारे चैनल दर्द भरी हिंदी कहानियाँ को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।